हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस और चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिर मैं इसको आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी और आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव इट। ओके, सो यस, okay, fine. So the chapter is nutrition in animals, right? Okay. So we learned in the chapter 1 that plants can prepare their own food. And what is the name of that process? That is called as photosynthesis. But animals नहीं अपना जैसे food produce कर सकते हैं, right? Okay, so I have a question like why we animals cannot prepare our own food. इसका आंसर है कि प्लांट्स के पास जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। अब वो क्लोरोफिल की मदद से दे आर गोइंग टू डू द प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, राइट। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, इन द लीव्स, राइट। तो ये क्या करेगी, सोलर एनर्जी ट्रैप करेगी एंड रॉ मटेरियल्स क्या होंगे इसके, लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसको यूज करके वो एक अपना फूड बनाएंगे जो कि बेसिकली ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, राइट। तो वो हो गया फोटोसिंथेसिस। बट हम नहीं कर सकते और कोई एनिमल्स नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है जो ट्रैप कर सके सोलर एनर्जी, राइट। कितना अमेजिंग होता कि हम भी धूप पे जाते हैं और क्या कहते हैं कि हम अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो जाता और हम हमारा खाना बन जाता बहुत आसान होता, बट ऐसा होता नहीं है। सो ओके, लेकिन अगर हम अपना फूड नहीं बना सकते तो फिर हम न्यूट्रिशन तो हमें भी चाहिए, राइट। तो इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं इस न्यूट्रिएंट्स को जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, राइट। बेसिकली इन लाइक इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं प्लांट्स पे। और यही बात एनसीईआरटी में भी बोला है कि एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ओके फाइन, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, अगर कोई फॉर एग्जांपल डियर है, ओके, वो डियर क्या है, वो कोई प्लांट्स खा रहा है, वो तो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड है। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं जो प्लांट्स खाते हैं? Yes, you are correct. That is herbivores animals, right? So yes. Okay. Now, अब इस डियर को कौन खाता है? वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंड करते हैं। और उसका एग्जांपल क्या हो गया? लायन हो गया, टाइगर हो गया, राइट। ओके, और ऐसे एनिमल्स को हम क्या करते हैं, बोलते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स, राइट। ओके, अगर हमने ये रिवाइज कर लिया कि लाइक हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, राइट। सो बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, हर एनिमल्स वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। नाउ लेट्स रिवाइज अबाउट द omnivores, राइट। omnivores क्या है? वो मस्त दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाएंगे और दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाएंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? omnivores। omnivores के एग्जांपल क्या हो गया? ह्यूमंस, राइट, बेयर्स। ये हमारे क्या हो गया? omnivores, राइट। ओके, और ये लिखा भी है यहाँ पे लाइक सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? omnivores। ओके, now what is the importance of this nutrition? Okay, basically nutrition is the process by which an organism obtain energy, you know, from the nutrients that we get from eating food. ओके, उसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म take food and obtain nutrients from them and then utilize these nutrients for the proper growth, repair and functioning of the body. So yes, all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. Now, अब ये जो एनिमल न्यूट्रिशन है, इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट
mode of intake of food and its utilization in the body. हमें इसका यूज भी तो करना है ना, that is the meaning of the utilization in the body. Okay. हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो होते हैं उन बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. सो बेसिकली फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. ओके, तो मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से आपको रिवाइज कराती हूँ. फॉर एग्जांपल आप कहीं मार्केट गए, आपको चीज बर्गर दिखा. ओके, एंड आई नो यू लव चीज बर्गर, राइट? सो यस, ओके, तो इस चीज बर्गर को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? हमें चाहिए बन और ब्रेड, राइट? उसके बाद हमें कुछ वेजीज भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेटस, मे बी अनियन, टोमेटो. एंड फिर उसके बाद हमें ऑब्वियसली चीज स्लाइस भी चाहिए. फिर अगर हमें पैटी हो उसमें है तो हमें पैटी भी चाहिए, राइट? ओके, अब इसको आप वन बाय वन हम देखेंगे कि किसमें कौन से कंपोनेंट्स या कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है इन सारे इंग्रेडिएंट्स में. सो फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, राइट? ओके, ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. यस, सो इट इज रिच इन carbohydrates. Okay, now let's come to the veggies. Okay, for example, these onion, tomato, right? So is ये basically vitamin, right, और minerals इसमें ये rich होते हैं. Okay, now let's come to the cheese slice. Okay, so cheese slice, it is rich in fats, right? Okay, what about the patty? So that patty, it's rich in proteins, for example, right? Okay, so carbohydrates, vitamin, minerals, fats and proteins, ये सारे के सारे nutrients हैं. Okay, right? और ये nutrients आपके बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग एंड रिपेयरिंग पर्पस के लिए नेसेसरी है, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन एंड इट इज the components of food such as carbohydrates are complex substances. So basically complex substances क्या है, आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. complex substances like डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो साथ में कंबाइन हुई है, राइट? और मिलके एक बड़ा सा या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. लेकिन इस ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, ये डायरेक्टली हमारे सेल्स जो हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए एनर्जी के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो उसको डायरेक्टली उसको नहीं यूज कर सकते. तो हमें क्या जरूरत है कि हमें इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ना हमें तोड़ना है सिंपलर सब्सटेंसेस में, राइट? सो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं उसको हम एक एक करके तोड़ना है, राइट? ओके, तभी हमारी बॉडी इस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है. अब ये जो चीज हो रही है ना कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का तोड़ना जरूरी है सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसको एक प्रोसेस बोलते हैं. और उस प्रोसेस का क्या नाम है? Okay, quickly tell me. That is called as digestion, right? So yes, the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. So basically digestion is the process of breaking down the complex substances of the food into simpler substances. Very easy, right? Okay, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. ओके, नाउ आपके पास ये चीज बर्गर आपने ले लिया, अब आप इसको कैसे खाते हो? ओके, इनटेक ऑफ फूड आप कैसे करते हो? लाइक थ्रू योर माउथ, राइट? यस. लेकिन अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीका यूज करते हैं इस इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को खाने के लिए, राइट? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए, तो उसमें यहाँ पे है कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, different way of eating food, right? So yes, for example, bees and hummingbirds, they suck the nectar of the plants, right? So sucking, that is the
that process. Okay. Then infants of human and many other animals feed on mother's milk, right? And also snakes like the python, right? They swallow the animals, they prey upon. And what about some aquatic animals? They filter tiny food particles floating nearby and feed upon them, right? Okay, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी है. So इसमें क्या है कि what is the type of food and mode of feeding of the following animals, right? So write down your observations in the given table. You may find a list of modes feeding given below the table helpful. Okay. So इस modes of feeding में हमें बहुत सारा देखना है कि स्नेल कैसे क्या कहते हैं कि उसका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या है, क्या खाता है. तो इसका ना जब हम एक एक चीज डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे, ठीक. तो यहाँ पे जो आपको हिंट दिया हुआ है लाइक स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफनिंग, कैप्चरिंग एंड सॉल्विंग, स्पॉन्जिंग एंड सकिंग, तो हम इसको देखते हैं कि एक्चुअली है क्या. ओके. सो स्क्रैपिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एंट को कह सकते हैं कि वो स्क्रैपिंग करता है. स्क्रैपिंग में क्या करेगा, वो फूड को स्क्रैप करेगा और देन उसको वो ईट करेगा, ठीक है. च्यूइंग में क्या है, बेसिकली हम अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हैं. लाइक ह्यूमन, हम कोई भी फूड होता है उसे खाते हैं, पहले च्यू करते हैं देन उसको सॉलो करते हैं, तो सो वो प्रोसेस होगा च्यूइंग. ओके. व्हाट अबाउट दिस सिफनिंग. ओके, सिफनिंग आप एग्जांपल ले सकते हो बटरफ्लाई का. उसमें क्या होता है ना कि उनका जो माउथ पार्ट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, राइट? ऐसे आगे कुछ घुमा हुआ सा. तो जब उनको ना ये कोई फूड खाना होता है तो उसको वो स्ट्रेट करके या जो भी है उसको एक ना हॉलो ट्यूब की तरह यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सिफनिंग, राइट? एक हॉलो लॉन्ग हॉलो ट्यूब की तरह. ओके. एंड देन सकिंग में क्या है, सिफनिंग और सकिंग में बेसिकली सिफनिंग में भी दे सक द फूड, द फूड, यस, फ्रॉम द सोर्स, राइट? बट इनका ये जो माउथ पार्ट है ना वो उसमें थोड़ा डिफरेंस है, कुछ ऐसा सा होता है, ऐसा, ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो सकिंग है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो हो गया, ओके, उसका अब वो पियर्स करेगा फूड में, जैसे वो आपके फ्लैश में ऐसे वो पियर्स करता है, देन वहां से वो ब्लड सक करता है, तो दैट इज द सकिंग, राइट? Capturing and swallowing, for example eagle, they capture their prey and then they swallow it, right? And what about the sponging? Okay, so sponging, in the sponging, let's take the example of the housefly. Housefly क्या करेगा, पहले वो ना अपना, I think I know it's gross, but you know what, this housefly, they will spit on the food, and this, the saliva, it contains some digestive juices, and it will partially, what I can say, digest the food, and now they will eat that food, they will suck that, what I can say, they will intake that food. So that is called as sponging. So that is the example of the housefly, right? Okay. So yes. So I think various modes of feeding now it has been discussed, and I'm pretty sure you will be able to solve this table 2.1, and no problem. In at the end I will definitely give you the answer. Okay. So yes, now let's move forward, because I want you to think about that, like, okay, fine, what is the mode of feeding of snail, ant, eagle, hummingbird, lice, mosquito, butterfly, and housefly. Okay. Okay, so now let's move forward, and we are going to talk about the thing. Actually, let me quickly tell you that this thing, there is a name of that process, the mode of taking food into the body. Please note it down. It is called as ingestion. Okay, so yes, it is ingestion. Okay, so let me write it nicely. Sorry for that. Okay, so that is called as ingestion. Yes, ingestion. Ingestion is the process of taking food into the body. That is called as ingestion. Okay, now let's move forward and see. Okay, fine. So there is something
we have to discuss about the amazing fact. So a starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. Okay, now after opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. Okay, ओके, सो बेसिकली इनका अलग ही तरीका है फूड खाने का। और इनका क्या होगा कि जो स्टार फिश होते हैं वो अपना स्टमक ऐसे बाहर करके और उसके बाद आ, अपने माउथ से निकाल के एंड देन फिर वो कंज्यूम कर लेता है जो भी उसको सॉफ्ट एनिमल, जो भी उस शेल के अंदर जो भी सॉफ्ट एनिमल है जो अपने आप को कवर करके रखा रहता है, उसको वो खा लेता है, राइट। और उसके बाद स्टमक को देन गोज बैक इनटू द बॉडी, राइट, एंड द स्टमक देन गोज बैक into the body and the food is slowly digested. Oh wow, right? Yes. So now we have to focus on digestion in humans. Okay, so digestion in humans, this is a very important point, right? ओके, सो वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट कि हमें कोई भी चीज खानी है, हम पहले उसे च्यू करेंगे, राइट। ओके, लेकिन जो डाइजेशन इन ह्यूमंस है ना, ये काफी हमें इसमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है, राइट। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, लेट मी टेल यू। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, राइट। ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल में क्या है ना कि जो एलिमेंट्री कैनाल है एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल है जो शुरू होता है बक्कल कैविटी, जिसको हम माउथ भी कहते हैं, बक्कल कैविटी, और एंड होता है एनस पे, राइट। एंड व्हाट्स इन बिटवीन? सो यस, सो देयर इज अ esophagus. Let me write it here this side. So esophagus, right. So yes, please ignore this salivary gland because salivary gland it will come into the second part. So in the alimentary canal it starts from the buccal cavity and it's end at it ends at the anus. And what is in between? So esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and rectum. Okay, and also please ignore this pancreas, right? Okay, so yes, now the second part is known as accessory glands, right? So what are the different, okay fine, so now let me tell you about the glands. What are the glands? So glands are those organs which secrete a substance and it will perform some specific function, right? So ये जो glands होते हैं वो कुछ ना substance secrete करेंगे, हो सकता है कोई डाइजेस्टिव जूस हो या जो भी है, और क्या कहते हैं कि वो उसके बाद ये जो भी जो सब्सटेंस जो सिक्रीट हुआ इस ग्लैंड से वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, राइट। सो इस एक्सेसरी ग्लैंड्स में आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, राइट। देन हमारे पास है लिवर, देन हमारे पास है गॉल ब्लैडर, राइट, एंड देन हमारे पास है पैनक्रियाज। ओके, सो यस, जो भी मैं इन सर्कल करने वाली हूँ अभी वो सारे आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स में, राइट। सो दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, सो दिस इज लिवर, दिस इज अ गॉल ब्लैडर एंड दिस इज अ पैनक्रियाज, राइट। यस, तो ये आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स में आएगा, ठीक है। अब हमें एक एक चीज पढ़नी है डिटेल में, राइट। तो क्विकली रिवाइज कर लें क्या? तो जो भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक एलिमेंट्री कैनाल पहला पार्ट हो गया, सेकंड एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गया, राइट। एलिमेंट्री कैनाल एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। उसके बाद जो स्टार्ट होता है आपके बक्कल कैविटी जिसको हम माउथ भी कहते हैं, उसको हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, और एंड होता है एनस पे। इन बिटवीन क्या है आपका? इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, राइट। सो
पूरा फूड इस एलिमेंट्री कैनाल से ड्यूरिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑल दिस प्रोसेस आपका सारा फूड इसके थ्रू पास होगा, ठीक है। Okay. Now the food components gradually get digested as food travels through the various compartments, right? और हम फिर उसके बाद the inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canals such as salivary glands, liver and the pancreas secrete digestive juices, right? And now the digestive juices convert ओके डाइजेस्टिव जूसेस सिंपली आपको याद करना है वो डाइजेशन में आपका हेल्प करेंगे। डाइजेस्टिव जूसेस का काम ही है डाइजेशन करना, ठीक है। और हमने डाइजेशन की डेफिनेशन क्या की पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स substances into simpler substances that is present in the food, right? Okay, so obviously digestive juice क्या करेंगे, जो भी वो convert करेंगे complex substances of food into simpler ones, right? Now the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system, right? Are you getting my point? So yes, accessory glands and the alimentary canal, both of them, make this digestive system. Okay, अब इसको डिटेल में हमें पढ़ना है, द माउथ एंड द बकल कैविटी। सो यस, हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, right? And the process of taking food into the body is called ingestion. Okay, okay. So yes, अब हमें इसके आगे हम देखते हैं कि आप जब कोई भी फूड खाते हो हम उसको कैसे च्यू करते हैं, टीथ के हेल्प से, राइट? बट लेट मी divide this buccal cavity. Let me tell you, this buccal cavity, it consists of three parts, right? And what are those parts? There is teeth, tongue and salivary glands, right? Okay, so yes, so buccal cavity, it consists of three parts and they are teeth, tongue and salivary glands, right? अब हमें कोई फूड च्यू करना है तो हम किसकी मदद से करेंगे, वो ऑब्वियसली हमारे टीथ के हेल्प से ही करेंगे, राइट? नाउ वी च्यू the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces, right? Okay, so buccal cavity का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, टीथ को देखते हैं। now each tooth is rooted in a separate socket in the gums, right? And we have different types of teeth, and that different types of teeth will perform different functions. Okay, so एक्टिविटी 2.2 है, इसमें बेसिकली क्या है कि आप मिरर में देखो और क्या कहते हैं, आप देखो किस किस तरीके के आपके टीथ है, राइट? ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं आपका सिर्फ एक जॉ का दिखाया है यहाँ पे, हमें लाइक दोनों जॉ में प्रेजेंट है ऑब्वियसली। सो यस, but let me tell you a very interesting thing that humans have two sets of teeth, right? And the first set of teeth, they are called as milk teeth, right? And this milk teeth, they are temporary. Yes, I know this milk teeth, first that is the first set of teeth and they are temporary in nature. It means that you are going to lose them, these milk teeth at a certain age, like from like 6 to 8 years, right? So that's why it is called as temporary teeth. And what about the permanent teeth? Permanent teeth, as the name suggests, it is permanent, right? Okay, now these milk teeth are replaced by the permanent teeth. So basically they are going to they are like going to last like lifelong, right? But कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है तो वो हमेशा ही रहेगा, जो भी हो सकता है कभी कभी ओल्ड एज के की वजह से, या किसी को कोई डेंटल डिजीज हो गई है, या किसी को एज रिलेटेड कोई फैक्टर काम कर सकता है, वो अपने परमानेंट टीथ लूज कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेसिकली हमें बस यही देखना है कि ह्यूमंस में टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होता है, परमानेंट टीथ होता है। मिल्क टीथ जो आपका टेम्परेरी है, यानी कि आप इसको कुछ दिन बाद आप ये आपके टूट जाएंगे और वो रिप्लेस हो जाएंगे परमानेंट टीथ से, राइट? और परमानेंट नाम से ही पता चला है कि वो परमानेंट होगा, बट हो सकता है किसी वजह से कोई इंसान इन्हें लूज भी कर दे, राइट? ओके, नाउ ले
now let me tell you that this permanent teeth, they are like there are four different types of permanent teeth, right? So what are those? So incisor, canine, premolar and molar. Okay. So अब हम इसे देखते हैं कि ये जो आपके ना मैं वन बाय वन करती हूँ हाईलाइट। इस ये जो आपके जो फ्रंट फोर टीथ है जो आप ये देख रहे हो, राइट, यहाँ से यहाँ तक, ओके, फ्रंट फोर टीथ है वो आपके क्या होते हैं? इंसाइजर। ओके, सो इंसाइजर का क्या काम है? सपोज आप कोई एप्पल खा रहे हो, राइट, तो जब आप उसका एक बाइट लोगे तो ये जो इसका बाइट है ना, वो आपने जब लिया ना तो वो आपने इंसिजर की हेल्प से लिया है, राइट। तो बेसिकली जो इंसिजर्स होते हैं वो बाइटिंग एंड कटिंग पर्पस के लिए, उनका फंक्शन क्या है? बाइटिंग एंड कटिंग पर्पस, राइट। नाउ सेकेंड टाइप जो आपका हो गया वो केनाइन हो गया। ओके ओके, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपके इंसिजर हैं वो आपके लाइक फ्रंट फोर टीथ इन द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ, and it means that they are four pairs mean total 8, right? So yes, the number of incisors in an adult human, it is 8 total, or maybe you can say 4 pairs, right? Okay, what about the canines? So canines जो आप यहाँ पे देख रहे हो, let me change it, it will be better, right? So yes, so this is the canines as you can see here. ओके, आपने कभी नोटिस किया है ये जो कैनाइन्स है वो जो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइन टाइगर जो होते हैं, इनके काफी मतलब बड़े बड़े कैनाइन्स होते हैं, राइट? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो कार्निवोर्स होते हैं वो जो क्या कहेंगे उसको, डिपेंड होते हैं दूसरे एनिमल के फ्लैश पे। तो ये जो लॉन्ग कैनाइन्स है ना वो उनको काफी हेल्प करते हैं टीयरिंग द फ्लैश ऑफ द अनदर एनिमल्स, राइट? सो दैट्स व्हाई दे हैव दिस prominent canines and long canines, right? So total number of canines आप देख सकते हो इस लोअर जॉ में, एक इस साइड है एक इस साइड है। ओके, सो यानी कि वन जॉ में टू, सो सेम लाइक अपर जॉ में भी टू होगा, तो बेसिकली हम कह सकते हैं टू पेयर्स, एंड टोटल हम क्या कह सकते हैं? 4 पेयर्स, राइट? यस, 4 पेयर्स। नाउ okay, not 4 pairs, 2 pairs, that is equal to total number 4. Okay, I'm sorry for that. Okay, yes, now let's move forward. हम बात करेंगे प्रीमोलर की। ओके, सो ये जो प्रीमोलर है ना वो आप देख रहे हो कि इधर 2 2। ओके, सो एक जॉ में आपका 4 हो गया टोटल, इट मींस 4 पेयर्स, इज दैट इक्वल्स टू 8, राइट? ओके, प्रीमोलर का भी का काम क्या है? वही है आपका crushing, chewing the food, that is the function of the premolar, right? What about the molars? So as you can see, the molars are this one, this 3 this side, 3 this side. It means 6 in one jaw, so in the same way, same like in the other jaw, so it means that it is 6 pairs, that makes it 12, right? So yes, okay, पर्पस वही है उसका, ग्राइंडिंग, चूइंग, क्रशिंग द फूड। सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये जो आपका मोलर है और जो प्री मोलर है, उनका स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, राइट? इसका ही थोड़ा और ज्यादा ऐसा कुछ फ्लैट सरफेस है, राइट? लेकिन although they have a little bit slightly different structure, but they have kind of similar functions, for example that chewing, grinding, that purpose, right? Yes, so molars and premolars, they are slightly different in their structure, but they have kind of similar functions, right? Okay, yes, now let's move forward and we are going to see। ओके, हम सब एग्जाम लाइक एग्जाम सॉरी सेशन एंड होने के टाइम पे जितने भी टेबल्स है ना ये भी हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करो और डेफिनेटली वो तो मैं बताने ही वाली हूँ। ओके,
या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगी, दैट विल बी बेटर। आप सिर्फ वहीं पे जाके सारे सॉल्यूशंस देख लेना, आप एक बार खुद से कोशिश करो, क्योंकि जब आप कोशिश करते हो या फिर आपसे कभी कोई मिस्टेक होती है तो आप उस चीज को जब लर्न करते हो ना, तो आपको ज्यादा दिन तक रिटेन रहता है। ओके, यस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, ओके, हियर इट इज सेइंग दैट आवर माउथ हैज द salivary glands which secrete saliva. Okay, do you know the action of saliva on food? Let us find out. Okay, so there is an activity. मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से एक्टिविटी पूरी बता दूंगी। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि बकल कैविटी में हमारे पास टीथ है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है और टंग भी है, राइट। तो हमने टीथ पढ़ लिया कि टोटल जो आपके कोई भी एडल्ट होगा उसमें 32 टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। और क्या कहते हैं कि उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी हमने देख लिया, राइट। और ये हमारे जब हमें स्वालो करने से पहले हम फूड को प्रॉपरली च्यू करते हैं, देन स्वालो करते हैं, और वही जो मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, उस पर्पस के लिए हमारे पास टीथ है। क्लियर एवरीवन? यस। सो उसके बाद अब हमें पढ़ना है स्लाइवरी ग्लैंड्स। ओके, सो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है ना, वो सिक्रीट करेगा, क्या करेगा? सिक्रीट सलाइवा। आप चाहो तो इसको लिख भी लो, राइट। अब पता है क्या, इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज स्लाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ये क्या है? जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो एक तरीके का एंजाइम है। ओके, ओके। सो एक एंजाइम को हम कहते हैं कि एक बायो कैटलिस्ट है, राइट। ओके, अभी हमें इतने डिटेल में नहीं जाना कि बायो कैटलिस्ट क्या है और ये भी सारी चीजें, बट बेसिकली एंजाइम क्या करता है, जो सलाइवम प्रेजेंट है वो जो स्टार्च है, राइट, ये क्या करेगा, ये जो है ना, ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। So yes, so that is the action of saliva on food. So आप कोई फूड खा रहे हो जिसमें कि स्टार्च प्रेजेंट है, वो ये सलाइवरी अमाइलेज जो एक एंजाइम है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर्स में, राइट। So that is the action of saliva on the food. अब इस चीज को, इस पॉइंट को कि ठीक है भाई सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, राइट, इसको प्रूव कैसे किया जाए, इसके लिए ये एक्टिविटी दी गई है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम कुक्ड राइस लिया, ठीक है, एक या बॉइल्ड राइस कैसा भी ले लो, बात तो वही है, क्योंकि राइस में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने ही पता है क्या किया, ये एक टेस्ट ट्यूब सपोज ए ले लिया और ये टेस्ट ट्यूब बी ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, एक एक ट्यूब में हम इस ऐसे नॉर्मली जैसा भी बॉइल्ड राइस है वो उसको उसमें डाल दिया, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बी में हम क्या करेंगे ना, इसको हम पहले च्यू कर लेंगे, राइट, राइट। और जब उसको च्यू करेंगे तो इट मींस कि वो जो राइस है ना उसको जब च्यू किया तो उसमें जो सलाइवा है वो जो मिक्स हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ in the test tube A there is a plain boiled rice, and in the test tube B there is a chewed rice in which saliva is mixed, right, saliva is mixed now। अब इस चीज को स्टार्च के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन टेस्ट। बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस आयोडीन सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसको कोई भी फूड सैंपल है, जैसे मान लो आपने ब्रेड ले लिया, ब्रेड में भी स्टार्च होता है, राइट, और स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ओके, तो उसमें अगर आप ब्रेड पे ही डालोगे ना आयोडीन सॉल्यूशन, तो उसका वो कलर जो है ना वो चेंज करके अब ब्लू ब्लैक कलर कर देगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया तो इट मीन्स देयर इज अ स्टार्च प्रेजेंट इन दैट फूड सैंपल, राइट। सो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है जो बॉइल्ड और च्यूड राइस है, क्योंकि अब ये बॉइल्ड राइस है, राइस में तो स्टार्च होता ही होता है, तो जब आप उसमें ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक कलर का, जब आपने आयोडीन सॉल्यूशन इसमें आपने पोर किया, राइट है।
लेकिन जब टेस्ट ट्यूब बी में जब हमारे पास क्या कहते हैं च्यूड राइस था जिसमें सलाइवा मिक्स था और हमें पता है सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, इट मींस कि जब वो च्यूड राइस में सलाइवरी अमाइलेज ने कुछ ना कुछ तो किया होगा, उसने स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर दिया होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो उसमें कोई कलर आपको यहाँ पे चेंज नहीं दिखेगा, राइट। तो बेसिकली अब हमें पता चला, ओके फाइन, यस, जो सलाइवरी अमाइलेज है वो एक्चुअली में स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, तभी जो है वो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव नहीं दे रहा। पॉजिटिव तो तब बोलते हैं ना जब उसका कलर चेंज हो जाता ब्लू ब्लैक कलर में, यस। So now we can say that the saliva breaks down the starch into sugars. Okay. Now let's talk about, I hope it's clear to everyone now. So now let's move forward and we are going to talk about the tongue. Okay, very easy. So this tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. Free one sided, back of the this बकल कैविटी वो अटैच्ड होगी, बाकी उसका एक एंड तो फ्री है, तभी तो मूव कर पाते हैं, राइट। यस, एंड इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टंग? So basically we use this tongue for talking, right, and also it helps in mixing saliva with the food during chewing, and it also helps in swallowing the food, right? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने लोअर ग्रेड में भी पढ़ा होगा कि जो भी फूड का टेस्ट आता है वो टंग से आता है। अगर लेकिन अगर आपसे कोई ये बोलेगा ना कि टीथ और टंग दोनों ही हेल्प करते हैं आपके फूड को टेस्ट करने में, नो नो नो, इट्स इनकरेक्ट। ओनली टंग हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड, राइट, नॉट टीथ। टीथ इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक डाउन और ब्रेकिंग, हम कह सकते हैं मैकेनिकली ब्रेक कर देगा फूड को इनटू स्मॉलर पीसेस, राइट। यस, नाउ और हमने उसमें ये पढ़ा भी था लोअर ग्रेड में कि हमारे इस टंग पे टेस्ट बड होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, एंड बेसिकली अलग अलग पार्ट भी पढ़ा था टंग का, जो अलग अलग टाइप के जो आपके टेस्ट होते हैं उसको वो डिटेक्ट करता है, राइट। ओके, नाउ let's see. Okay, so regions of, here we also have this diagram like regions of the tongue for different taste, right? So ये आप एक बार रिवाइज करना, कहाँ पे salty, कहाँ पे sweet, कहाँ पे sour, bitter and umami. Okay, fine, let me tell you, we can sense 5 taste, right? What are those? Sweet, salty, right, sour, bitter and umami. Okay, yes, okay. So यहाँ पे अब देखा जाए तो जो टीथ है उसका इतना इम्पोर्टेंट काम है हमारी लाइफ में, राइट, और टांग, ये सारी चीजें, और ये काफी प्रीशियस भी है हमारे जो टीथ हैं। ओके, तो लेकिन लेकिन अगर हमने प्रॉपर तरीके से अपने इन टीथ का ख्याल नहीं रखा तो हमें टूथ डिके हो सकता है। ओके, सो व्हाट इज दिस टूथ डिके? ओके, सो पता है टूथ डिके में क्या होता है? आपको, आई एम प्रिटी श्योर आपको पसंद होगा काफी चॉकलेट्स खाना, टॉफी एंड ऑल केक्स, राइट। सो यस, वी लव ऑल दीज आइटम्स, राइट। लेकिन इस फूड में बहुत सारी शुगर प्रेजेंट होती है, ओके, और हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, राइट, and they are not harmful for us, right? but लेकिन अगर आपने अपना जो टीथ है उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया और आप काफी ज्यादा शुगरी आइटम्स कंज्यूम करते हो तो पता है क्या करेगा ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया जो है वो उसको शुगर को एसिड में चेंज कर देगा, और ये एसिड जो है वो आपके दांतों के लिए काफी हार्मफुल है और ये कॉज कर सकता है टूथ डिके, राइट। सो यही चीज इसमें बताइए कि इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, many harmful bacteria also begin to live and grow in it, right? And these bacteria
break down the sugars present from the leftover food and release acids, right? Okay, and now this acid will gradually damage the teeth, that is called as tooth decay, right? एंड यू नो व्हाट, अगर हम इसका सही से फिर सही टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इससे आपको काफी सीवियर टूथ एक हो सकता है, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में इट आल्सो रिजल्ट इनटू द tooth loss. So yes, chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. Oh, so that's why we, okay fine, तो इसका कोई प्रिवेंशन करने का तरीका भी होगा, राइट? तो हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे पेरेंट्स या फिर डॉक्टर्स हमें ऐसा एडवाइस करते हैं कि प्लीज आप 2 times, लाइक यू हैव टू, व्हाट आई कैन से, कि आपको ब्रश करना होगा लाइक 2 बार, एक आप सुबह कर लो, एक सोने से पहले कर लो, तो बेसिकली हमारे जो क्या कहते हैं, इसी टूथ डिके से बचाने के लिए होता है, राइट? सो यस, therefore one should clean the teeth with a brush or datun, and dental floss, especially, what is dental floss? Dental floss is a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles, right? Okay, and at least twice a day, and rinse the mouth after every meal, right? And also one should not put dirty fingers or any unwashed objects in the mouth. So please आप अपने दांतों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये दांत आपके लिए काफी प्रीशियस है, राइट? ओके, एंड यस, एंड जो भी फूड आइटम्स हैं जो काफी, जिनमें काफी एक्सेस शुगर्स होती है, उसको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, राइट? ओके, सो यस, now, okay, so now we are going to talk about what after this chewing the food. Now you have to swallow it, right? अब यहाँ पे आपको एक चीज आपको ये करना होगा कि ये जो बकल कैविटी है ना, ये जो माउथ, अब इसके दूसरे एंड पे, एक एंड पे तो आपका ये ओपनिंग है माउथ का, राइट? जो अंदर को जो वो जो एंड है ना, वहां से आप उसको 2 तरीके में ऐसे बांट दो, 2 वे में, ठीक है? तो एक जो ट्यूब होगा वो कहलाता है, एक जो पाइप होगा उसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप, जो कि हमारा ईसोफेगस होता है, राइट? और जो ईसोफेगस होता है ना, ये एक हो गया पाइप, और उसी के से बिल्कुल पास से ही मतलब दूसरा पाइप होता है, उसको हम विंड पाइप बोलते हैं, राइट? और अब स्टार्ट तो बैक के बकल कैविटी वैसी ही है, राइट? लेकिन अब अगर आप कोई फूड सॉलो कर रहे हो तो वो इसोफेगस में ही जाना चाहिए, दैट इज योर फूड पाइप। वो गलती से भी क्या कहते हैं, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। और इसको बचाने के लिए हमारा हीरो है, एक हमारा हीरो जिसका नाम है, पता है क्या? एपिग्लॉटिस, राइट? कितना फैंसी नेम है, राइट? लेट मी राइट इट डाउन। सो ग्लॉटिस, राइट नाउ। अब इस हीरो का पता है क्या काम है? इस हीरो का ये काम है कि जो आप फूड सॉलो कर रहे हो वो आपके विंड पाइप में ना जाने दे, क्योंकि अगर विंड पाइप में गया तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये चोकिंग भी कर सकता है, राइट? तो कभी कभी जब आप ने नोटिस किया होगा कि कभी कोई कोई बहुत जल्दबाजी में खा रहा हो, या कभी बात कर रहा हो, ठीक है, या फिर हंसते हुए खा रहा हो, राइट, और उनको अचानक से कभी कफ आ सकता है, या हिकअप्स, हिकअप्स मतलब हिचकी, राइट? एंड इट कैन आल्सो कॉज चोकिंग, राइट? नाउ ये तब होता है, ये जो जो भी कफ है, हिकअप्स है या चोकिंग, ये तब होता है जब वो फूड पार्टिकल्स जो होता है वो एंटर कर जाता है विंड पाइप में। अब इस विंड पाइप में चला गया, जो कि बहुत ही खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? अचानक से वो कफ करना स्टार्ट करेगी ताकि वो विंड पाइप से निकल आए, राइट? और इस विंड पाइप का क्या काम होता है? विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स, राइट? एंड ऑल्सो यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, राइट? ओके, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, एंड यू नो इसी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि जो फूड जो है आपको एंटर ना कर पाए विंड पाइप में, तो हमारे पास एक फ्लैप लाइक वॉल होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो क्लोज कर देता है पैसेज ऑफ विंड पाइप को, और गाइड करेगा फूड को कि भाई तुम चलो फूड पाइप में, तुम्हारा विंड पाइप में कोई काम नहीं है। और कभी गलती से अगर कोई फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर कर गया तो हम वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। सो दैट्स व्हाई आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जल्दी जल्दी नहीं खाना है, और नहीं आपको बात करते हुए खाना है, नहीं आपको हंसते हुए खाना है। चुपचाप बैठ के अपने फूड पर ध्यान रखना है, ओके? यस।
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी यहाँ तक तो हो गया, अब हमें क्या पढ़ना है? ओके हमें पढ़ना है द फूड पाइप एंड इसोफेगस। ओके अभी जो ये फूड पाइप है और जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं, दैट रन्स अलोंग दी नेक एंड दी चेस्ट। अब इस डायग्राम में पहले देख लो, यहाँ पे कहीं आपका ये, चलो ठीक है, यहाँ पे इधर ये आपका बकल, इधर कैविटी हो गया, राइट? सो यस, अब आप इसको सॉल्व कर रहे हो। अब ये जो फूड है वो आपका इस पाइप से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए कहाँ जाएगा? स्टमक में। ओके तो इसका जो एसोफेगस है उसका एक एंड है जो बकल कैविटी है, थ्रोट वाला पार्ट है, और दूसरा एंड क्या है? यहाँ स्टमक है, राइट? ओके सो बेसिकली ये कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा है आपके बकल कैविटी और स्टमक से, राइट? इन दोनों के बीच में। अब जो फूड होगा जब आप स्वॉलो करोगे तो पता है इस इसोफेगस में ना लिटरली ऐसे पुश, लाइक बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, वो पुश करेगा फूड को डाउन टू द स्टमक, राइट? और इस पता है इस मूवमेंट को इन अ वेव लाइक मैनर, राइट? सो इस मूवमेंट को हम एक, उसका एक टर्म भी है जो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करके करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्सिस। सो यस, पेरिस्टैल्सिस दैट इज द मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट करके जो इसोफेगस है वो आपके फूड को पुश करेगा स्टमक में। अब भाई इधर आएगा स्टमक में यहाँ से होते हुए, ठीक है, ऐसे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके now food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Actually this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards, right? At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out also, right? Okay okay so जब हम कभी बहुत ज्यादा खा लेते हैं या हमें इंडाइजेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, राइट? तो हमें काफी बार वॉमिटिंग भी हो जाती, राइट? यस नाउ अभी आपका फूड कहाँ से, आपका बकल कैविटी से, ईसोफेगस से होते हुए आपका फूड आ गया स्टमक में। अब देखते भाई ये स्टमक क्या है, राइट? ओके अब स्टमक को हमें क्या देखना है? ये एक थिक वॉल्ड बैग है, प्लीज नोट इट डाउन, thick walled, not thin walled. It is a thick walled, right? And it, what about its shape? So it is like a flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal, right? Yes. Now it receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end. So one end, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओके सो इसोफेगस का आपका ये बकल कैविटी से फूड लिया, च्यूड फूड लिया, उसको पुश किया स्टमक में। ओके फाइन, सो स्टमक में जब वो फूड किया तो यानी कि एक एंड से यहाँ पे, ओके डायग्राम में देख लेते हैं। ओके फाइन, तो हम यहाँ पे स्टमक की बात कर रहे हैं ना, तो ये इसोफेगस से एक तरफ से कनेक्टेड है इस साइड जहां से वो च्यूड फूड रिसीव किया, उसके बाद वो इस साइड पे ये ओपन है जो कि आपका खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट? यस नाउ ओके ओके सो पता है ये जो आपकी स्टमक है उसमें एक एसिड भी प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? नाउ the inner lining of the stomach, it secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. Nice, very nice. Now अब ये जो HCl है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं, इसका क्या काम है? क्यों एसिड सिक्रीट कर रहा है स्टमक? इसका एक बहुत अच्छा रीजन है। इसका रीजन, पहला रीजन तो ये है कि मान लो फूड के साथ कोई बैक्टीरिया भी एंटर कर गया आपके स्टमक में जो कि हार्मफुल हो सकता है, राइट? तो ये जो एसिड है ना वो उसको किल कर देगा बैक्टीरिया को। सबसे क्या बोलेंगे उसको, फर्स्ट रीजन तो ये हो गया दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि वो कोई क्या कहते हैं, इट किल्स बैक्टीरिया, राइट? ओके सेकेंड रीजन क्या है कि वो जो आपका स्टमक है उसमें एक एसिडिक एनवायरमेंट बनाए रखेगा। अब क्यों एसिडिक एनवायरनमेंट बनाना है? एसिडिक एनवायरनमेंट इसलिए बनाना है क्योंकि इसमें जो आपका जो डाइजेस्टिव जूसेस की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं इसमें भी एंजाइम होंगे, राइट? तो ये जो एंजाइम है ना वो एक्शन में तभी आते हैं जब एसिडिक एनवायरनमेंट हो, राइट? सो इसका ये भी रीजन है। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई ये एसिड है, एसिड हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन हमारे स्टमक को क्यों नहीं हार्म हो रहा? इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है क्योंकि वो सिक्रीट करता है म्यूकस भी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये म्यूकस, राइट? तो ये म्यूकस क्या करेगा? इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, राइट, बाय द एक्शन ऑफ द एसिड।
क्योंकि अगर ये म्यूकस ना हो ना तो ये जो एसिड है वो आपके जो एसिड है ना वो स्टमक को हार्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो उसको बचाने के लिए हमारे पास एक हमारे स्टमक में एक म्यूकस लाइनिंग भी होती है, राइट ना। अब यही चीज यहाँ पे बता रही है कि द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग with food and makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juices to act, right now। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम है, हमने स्टमक में देख लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपका म्यूकस है, और उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, किल्स बैक्टीरिया और एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखेगा स्टमक में। और म्यूकस का क्या काम है कि इसको हमारे स्टमक को एसिड से बचाना है, राइट। अब बचा डाइजेस्टिव जूसेस। अब इस डाइजेस्टिव जूसेस में यहाँ पे भी अगेन एंजाइम्स होंगे जो ब्रेक करते हैं proteins into simpler substances, right? So please note it down, digestion of the proteins it starts from the stomach, right? जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आप उस एंजाइम का नाम भी याद करोगे। उस एंजाइम मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे, ठीक है, पेप्सिन। okay, so that is also an enzyme which will break down which will be helpful in breaking down the proteins into simpler substances, right? okay, now अभी हमें पता चला था कि ठीक है स्टमक में भाई इसोफेगस से च्यूड फूड आ रहा है, दूसरे एंड पे वो एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कनेक्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज हाईली क्वाइल्ड। हाईली क्वाइल्ड का मतलब क्या है कि वो ऐसे बिल्कुल क्या बोलते हैं कि एक के ऊपर करके वो काफी इतना लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो इतनी सी जगह में फिटेड है। तो आप समझ सकते हो कि वो कैसे होगा, ऑब्वियसली क्वाइल्ड तो होगा ही होगा, राइट। उसकी लेंथ क्या है, 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ओ माय गॉड, राइट। नाउ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन ना इट विल रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर, पैनक्रियास एंड अपना भी एक इसके पास डाइजेस्टिव जूस होगा। उसका नाम पता क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस, राइट। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इट वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूसेस, और उसका नाम क्या है, इंटेस्टाइनल जूसेस। आप ये लिख भी सकते हो। ओके, नाउ अब हमें क्या पढ़ना है कि ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने ये पढ़ लिया कि जितने भी सिक्रीशंस है लिवर के, पैनक्रियाज के, वो सारे के सारे एंटर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाज क्या सिक्रीट कर रहा है। ओके, सो लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। हमने पढ़ा था ना एक्सेसरी ग्लैंड्स में, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, राइट। यस, और सलाइवरी ग्लैंड भी पढ़ा था, राइट। ओके, सलाइवरी ग्लैंड का तो काम देख लिया, सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज एंड ऑल, राइट। ओके, नाउ दिस लिवर इट इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, यानी कि कुछ सिक्रीट करेगा, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ओके, अब ये ग्लैंड है तो क्या सिक्रीट कर रहा है, ये सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस। ओके, अब बाइल जूस का क्या काम करता है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स, यानी फैट्स के डाइजेशन में ये बाइल जूस काम आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि ये जो बाइल जूस है ऑल्दो इट इज सिक्रेटेड बाय द लीवर, लेकिन ये स्टोर होगा किसमें, गॉल ब्लैडर में, राइट। सो यस, bile juice it is secreted by the liver but it is stored in the gallbladder, and from the gallbladder it will like secreted into the small intestine। हमें अभी पढ़ा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे जूसेस जो भी लिवर सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियास सिक्रीट कर रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो ठीक, लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट कर दिया, स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर वहां से भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ओके, अब देखते हैं पैनक्रियाज में। ओके, सो दिस पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड located just below the stomach, right? Okay, so liver it has its bile juice and pancreas has its pancreatic juice. Now, what is the function of the pancreatic juice? It acts on carbohydrate, fats and proteins and changes them into simpler forms। जहां जहां जूस हो रहा है ना वो कुछ ना कुछ डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। बाइल डाइजेशन करेगा फैट्स का, राइट। और हमने याद रखा कि उस स्टमक में भी एक डाइजेस्टिव जूस होता है, वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, राइट। उसी तरीके से पैनक्रियास सिक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, जो क्या कहते हैं कि एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स में और उनको सिंपलर फॉर्म्स में चेंज कर देता है, राइट। नाउ
The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ये जो है ना क्या कहते हैं कि ओके प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया स्टमक से, ठीक है। बाइल जूस करेगा डाइजेशन ऑफ फैट्स, पैनक्रियाटिक जूस तीनों को ही करेगा, जो भी है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट सबको सिंपलर फॉर्म से चेंज करेगा, थोड़े थोड़े सिंपलर फॉर्म में, राइट। लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, चाहे आपका फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, वो इंटेस्टाइनल जूस के हेल्प से होता है, राइट। तो जब ये फाइनल ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स का, तो हम यहाँ पे देखते हैं वो किस किस में चेंज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज एब्सॉर्ब कर सकती है आपकी बॉडी डायरेक्टली, आपकी बॉडी ये स्टार्च को नहीं एब्सॉर्ब कर सकती, राइट। स्टार्च जब टूटा तो वो किसी सिंपल शुगर में चेंज होगा, उस सिंपल शुगर को आपकी बॉडी क्या कहते हैं कि एब्सॉर्ब कर सकती है, राइट। यस, फैट्स फैट्स जो होगा वो कन्वर्ट होगा जब उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, एंड प्रोटीन्स जब कन्वर्ट होगा पूरे तरीके से तो प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। वाओ, दैट्स अमेजिंग, राइट। सो यस, अब हम बात करेंगे कि ठीक है, हमने पहले प्रोसेस देखा इंजेशन। व्हाट इज द इंजेशन? मैं ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पे। पहले हमारा प्रोसेस सबसे पहले क्या हो गया? इंजेशन। इंजेशन का क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन with the help of this mouth. We have this mouth, right? Okay, now after ingesting, what is the next process? That is the digestion. We just talked about it, right? So yes, so now the food that we have just ingested, it will be digested, right, in the next step. So okay, the what is the process of digestion? Digestion is a process, okay, in which the complex food substances will be converted into simpler ones, right, simpler form. Okay, that is a digestion, right? Okay, then digestion के बाद अब जब ओके ठीक है टूट गया, ठीक है, ओके क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ओके मैं सिंपल फॉर्म में हो गया। अब क्या करें इसका? अब इसका एब्जॉर्प्शन करना जरूरी है, राइट। हमने इतनी मेहनत की है डाइजेशन करके, उसके लिए हमें, क्योंकि भाई हम ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस नहीं एब्जॉर्ब कर सकते डायरेक्टली, इसलिए हमें उसे तोड़ना पड़ा, उसके लिए हमें डाइजेशन करना पड़ा, उसके लिए इतने इतने जूसेस हमें प्रोड्यूस करने पड़े, राइट। तो अब जाहिर सी बात है उसको ऐसी तो जहाँ वेस्ट में तो जाने देंगे नहीं, तो हमें भाई उसे एब्जॉर्ब करना है, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। ओके, अभी मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ। इसको इमेजिन कर लो, ये इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब देखो यहाँ पे ना अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो ठीक है भाई, इस इनर लाइनिंग पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में पता है क्या होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसमें विलाई, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई होता है ऐसे। अब इस विलाई का क्या काम है अब यहाँ पे? ठीक है, अभी क्या काम है इसका? इसका ये काम है, पता है, ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, राइट। अभी ठीक है, सरफेस एरिया हो गया, इससे क्या फायदा होगा? अब देखो यहाँ पे हो रहा था एब्जॉर्प्शन ऐसे, अब पता है एब्जॉर्प्शन हर तरीके से, यहाँ देख रहे हो आप, पूरे साइड से, हर साइड से ऐसे ऐसे हो रहा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है, ताकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी आपको मिला है डाइजेस्टेड फूड में, जो भी है न्यूट्रिएंट्स, उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, राइट। तो बेसिकली दिस विली इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, राइट। यस, और ईच विलस सिंगुलर विलस होता है, प्लूरल विलाई होता है, ठीक है। सो यस, each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. Okay, so अब इस विलाई जो कि आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल में आपको हेल्प कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है। अभी इमेजिन करो अभी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड हो गए विद द हेल्प ऑफ द
विलाई, राइट। लेकिन लेकिन ये जो आपका एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है ना, ये थ्रू आउट द बॉडी, ईच एंड एवरी सेल, इसको जरूरत है इन न्यूट्रिएंट्स की टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट एंड टू परफॉर्म द प्रॉप whatever function they are going to perform each cell, right, and to perform the cellular functions, right. तो इसका मतलब है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है जो एब्जॉर्ब हुआ है विलाई में, जो कि प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू आउट द बॉडी इसको ट्रांसपोर्ट होना है, राइट। अब आप इमेजिन करो कौन सी ऐसी चीज है आपकी बॉडी में जो आपकी थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट कर रही है उसमें। Yes, you are correct. That is blood, right? So yes, these villi, they have blood vessels. अब जो भी absorb nutrients है वो blood vessels में आ गए ब्लड के साथ। अब ये जैसे कि ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, उसी के साथ ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि ब्लड में अभी एब्जॉर्ब्ड है, प्रेजेंट है, वो थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। सी हाउ अमेजिंगली आवर बॉडी वर्क, राइट? यस। सो यहाँ पे जब ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है इस तरीके से आपका पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू आउट द बॉडी वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, राइट? Yes. Now, the surface of the villi absorb the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. This is called as assimilation. So yes, assimilation is a process by which the absorbed nutrients are transported and then they are utilized by the cells, to perform various functions, right? Yes. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. देखा energy मिल गई ना आपके सेल को? Okay. Now, अभी ऐसा कि नहीं कि पूरा का पूरा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है एकदम कंप्लीटली 100%, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पार्ट रह जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड में आएगा, राइट? सो यस, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो अब हम यहाँ पे अच्छा, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करने से पहले हम एक बहुत ही अमेजिंग थिंग डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी ओके फाइन, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी लेंथ क्या बता रही है, 1.5 मीटर, राइट? और उसकी क्या थी स्मॉल इंटेस्टाइन की 7.5 मीटर। तो लंबा कौन हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? बट स्टिल हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं और इसको लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है ना, जो डायमीटर होता है, वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके बेसिस पे इसको बोला है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसका क्योंकि नैरो डायमीटर होता है इसलिए इसको बोल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा है, ये बात याद रखना। ओके, यस। नाउ अब डिस्कस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। हमने देखा था कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आप इस चीज को एक ना पॉइंट बना के लिख लो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स takes place in small intestine. Large intestine में किस चीज का absorption होता है? वो होता है water and salts का, right? Yes. So its function is to absorb water and some salts from the undigested food material, right? Yes. Now the remaining waste passes into the rectum. Rectum anus से ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट है, and remains there as semi solid excretory material, stool, whatever we can say. Okay, अभी क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास होते हुए जा रहा है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से, जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होना था या फिर सॉल्ट एब्जॉर्ब होना था वो लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर दिया, राइट? अभी जो बाकी जो बचा है अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि आपकी बॉडी को एक्सक्रीट करना जरूरी है, ठीक, तो वो जाके स्टोर हो जाएगा टेम्परेली, ऐसा नहीं कि परमानेंट, टेम्परेली रेक्टम में। अभी रेक्टम में है वो, लेकिन जब भी आपको फिर स्टूल पास करने के आपको ऐसे नीड होगी तो उस रेक्टम से और वो डाउन होगा एनस के थ्रू रिमूव हो जाएगा एक्सक्रीटरी मटेरियल, और उस प्रोसेस का भी नाम है दैट इज हम क्या बोलते हैं, इजेशन, राइट? सो द फीकल मैटर इज रिमूव्ड through the anus from time to time. This is called as egestion. Okay, please note it down. आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है या फीकल मैटर है वो रिमूव होगा एनस से, ना कि रेक्टम से। रेक्टम बस टेम्पररी स्टोर करता है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके, ठीक है? उसके बाद
इजेशन प्रोसेस तो एनएस के थ्रू ही होगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर, यू नो, वो आपका एनएस के थ्रू ही होगा, राइट। ओके, अभी एक टॉपिक रह गया है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर कर लूंगी, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी ब्रेक ले लेना चाहिए क्योंकि मैं थक गई बोलते बोलते। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो कोई बात नहीं, हम इसका पार्ट 2 कर लेंगे और वहां पे हम ये देख लेंगे। अब ज्यादा रह भी नहीं गया है, क्योंकि मैं इसको चाहती हूँ कि ना कि जो रूमिनेंट्स है, जो भी क्या कहते हैं कि डाइजेशन है, बेसिकली हमें रूमिनेंट्स ही पढ़ना है इसमें, तो मैं इसको चाहती हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, तो हम वहां पे देख लेंगे, ठीक। ओके, सो दैट्स ऑल। अभी ज्यादा नहीं, ओके अमीबा भी है तो वो भी हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। ओके फाइन। सो यस, ये यहाँ तक हो गया हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, कीप लर्निंग।